नमस्कार, हमारे इस खास ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के आधुनिक इतिहास की एक बेहद रोमांचक, नाटकीय और यूं कहें तो पूरी तरह से परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम उस संस्था के सफर को करीब से समझेंगे जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही तय कर दी। मतलब जरा सोचिए, एक छोटे से कुलीन समूह से लेकर एक विशाल जन आंदोलन में बदलने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है, बल्कि ये विचारधाराओं, गहरे संघर्षों और अटूट संकल्प की कहानी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस चश्मदीद बयान पर गौर कीजिए। 1907 में मैनचेस्टर गार्डियन के पत्रकार नेविसन की ये रिपोर्ट पढ़कर कोई भी हैरान रह जाएगा। कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, जूते हवा में उछल रहे हैं और एक गंभीर राजनीतिक सत्र किसी अखाड़े में तब्दील हो गया है। अक्सर हम इतिहास को बहुत शांत और किताबी नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन ये घटना साफ दिखाती है कि हमारा इतिहास गहरे मानवीय नाटकों, तीखे वैचारिक मतभेदों और तीव्र संघर्षों से भरा पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देश को आजाद कराने का सपना देखने वाले लोग आपस में ही इस कदर भिड़ गए? ठीक है, चलिए इस पूरे सफर को थोड़ा आसान बनाते हैं और अपने दिमाग में एक नक्शा तैयार करते हैं। कांग्रेस के इस पूरे विकास को हम मुख्य रूप से 3 अलग-अलग दौर में बांट सकते हैं। पहला है उदारवादी चरण, यानी 1885 से 1905 तक का समय, जहां शांतिपूर्ण याचिकाओं का दौर था। फिर आता है उग्रवादी चरण, जहां सीधी कार्रवाई की गूंज उठी। और अंत में 1920 से शुरू हुआ गांधीवादी चरण, जिसने इसे सचमुच एक अजय जन आंदोलन बना दिया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। भाग 1, कुलीन शुरुआत, स्वराज के लिए विनम्र याचिकाएं। आइए हमारी कहानी के बिल्कुल शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। बात है दिसंबर 1885 की। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 लोग इकट्ठा हुए। अब ये कोई आम भीड़ नहीं थी। इनमें से ज्यादातर वकील, पत्रकार और समाज के पढ़े लिखे कुलीन वर्ग से थे। WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ ये पहला सत्र किसी भी तरह से बागी या क्रांतिकारी नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही विनम्र सी संस्था थी। इनका काम करने का तरीका था प्रार्थना और याचिकाएं। ये ब्रिटिश प्रशासन से बस ये मांग रहे थे कि भाई सिविल सेवा में कुछ सुधार कर दो और विधान परिषदों में भारतीयों को थोड़ी और जगह दे दो। इनका तरीका पूरी तरह से बातचीत का था, टकराव का बिल्कुल नहीं। लेकिन सच कहूं तो ये विनम्रता हमेशा नहीं टिक सकती थी। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरे देश में जैसे गुस्से की लहर दौड़ गई। इसी का नतीजा था कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दिग्गज नेता दादा भाई नौरोजी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के मंच से स्वराज या स्वशासन को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब लोगों को सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं, बल्कि अपना राज यानी स्वराज चाहिए था। भाग 2, महान विभाजन, विचारधाराओं का टकराव। अब स्वराज का लक्ष्य तो तय हो गया, लेकिन सवाल ये था कि इसे हासिल कैसे किया जाए। यहीं से तनाव गहराने लगा। पार्टी के भीतर 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं पनप रही थीं। एक तरफ थे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेता, जिनका मानना था कि हमें संवैधानिक सुधारों, संवाद और याचिकाओं के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ था लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व वाला उग्रवादी गुट। इनका साफ कहना था कि सिर्फ प्रार्थनाओं से कुछ हासिल नहीं होने वाला, हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा, सीधी कार्रवाई करनी होगी और निष्क्रिय प्रतिरोध अपनाना होगा। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि कैसे ये वैचारिक मतभेद एक बहुत बड़े और हिंसक टकराव में बदल गए। 1907 का सूरत अधिवेशन भारतीय इतिहास के सबसे नाटकीय पलों में गिना जाता है। तो सूरत में हुआ ये कि अध्यक्ष पद को लेकर ही दोनों गुटों में ठन गई। उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय या तिलक अध्यक्ष बने, लेकिन उदारवादियों ने रासबिहारी घोष को अपना समर्थन दे दिया। मंच पर जब तिलक को बोलने की अनुमति नहीं मिली तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। जैसा कि हमने शुरुआत में उस रिपोर्ट में देखा था, कुर्सियां फेंकी गईं, जूते उछाले गए और जमकर शारीरिक हाथापाई हुई। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को दखल देना पड़ा। इस पूरे हंगामे का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस औपचारिक रूप से 2 हिस्सों में टूट गई और उग्रवादियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भाग 3, पुनर्मिलन और जन लामबंदी, एक नया युग। सूरत के इस भारी झटके के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन थोड़ा धीमा जरूर पड़ा, लेकिन क्या था ना, जल्द ही नेताओं को यह समझ आ गया कि बंटे हुए रहकर आप एक शक्तिशाली साम्राज्य से नहीं लड़ सकते।
तो लगभग एक दशक की कड़वाहट के बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन एक नई सुबह लेकर आया। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आखिरकार उदारवादी और उग्रवादी गुट फिर से एक हो गए। भारतीय राजनीति में ये सुलह और नई उम्मीद का एक बहुत बड़ा पल था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अधिवेशन सिर्फ कांग्रेस के पुनर्मिलन के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ एक और ऐतिहासिक काम हुआ जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार किया और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के सामने प्रांतीय स्वायत्तता की एक संयुक्त मांग रखी। इस अभूतपूर्व राजनीतिक एकता ने अंग्रेजों पर इतना भारी दबाव बनाया कि उन्हें भविष्य में भारत के लिए स्वशासी संस्थाओं पर विचार करने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। और फिर आता है 1920 का नागपुर अधिवेशन। सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुए इस सत्र ने कांग्रेस का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। सही मायनों में यहीं से गांधीवादी युग की एक शक्तिशाली शुरुआत होती है। नागपुर में कांग्रेस ने खुद को जमीनी स्तर पर बदल लिया। यहां न केवल महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को आधिकारिक मंजूरी मिली, बल्कि पार्टी के ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए गए। प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। इसका फायदा ये हुआ कि अब आम जनता अपनी ही भाषा में राजनीति से जुड़ सकती थी। पार्टी की सदस्यता फीस भी बहुत कम कर दी गई। इन छोटे लेकिन बेहद अहम बदलावों ने कांग्रेस को वकीलों के कुलीन क्लब से निकालकर किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों का एक अजेय जन आंदोलन बना दिया। भाग 4, अंतिम मांग, साम्राज्य को तोड़ना। अब तक कांग्रेस पूरी तरह बदल चुकी थी और इस नई ताकत के साथ साम्राज्य से छोटी-मोटी रियायतें मांगने का समय अब पीछे छूट चुका था। और ये हमें लाता है दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन तक। ये एक बेहद शानदार और सिनेमाई ऐतिहासिक क्षण था। लाहौर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन राजनीतिक माहौल एकदम गर्म था। युवा जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और मंच से एक स्वर में घोषणा की गई, भारत को ब्रिटिश संबंधों को तोड़ना होगा और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। मतलब अब डोमिनियन स्टेटस या अधिराज्य जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश की रगों में बिजली दौड़ा दी। और हाँ, इसी अधिवेशन में यह भी तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व इतना ज्यादा था कि बाद में आजाद भारत ने अपना संविधान लागू करने के लिए इसी 26 जनवरी की तारीख को चुना। अब पूर्ण स्वराज की मांग तो हो गई, लेकिन आजाद भारत आखिर दिखेगा कैसा? इस सवाल का जवाब मिला 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ। ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि यहां सिर्फ राजनैतिक स्वतंत्रता की बात नहीं हुई, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के व्यावहारिक भविष्य का पूरा खाका खींचा गया। कराची अधिवेशन में ऐतिहासिक मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समानता जैसे अहम अधिकार शामिल थे, जो आज हमारे संविधान का हिस्सा हैं। साथ ही एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी स्थापित किया गया, जो सीधे तौर पर किसानों और मजदूरों के हितों की बात करता था। तो देखा जाए तो कांग्रेस ने यहीं पर स्वतंत्र भारत की सामाजिक और आर्थिक नींव रख दी थी। इसके अलावा इस सत्र में गांधी-इरविन समझौते का भी औपचारिक समर्थन किया गया। 1930 का दशक खत्म होते होते भारत स्वतंत्रता के दरवाजे पर लगभग खड़ा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर सामने आया। इतने विशाल और विविधता भरे आंदोलन को उसके अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण में आखिर दिशा कौन देगा? और इसी सवाल ने कांग्रेस के भीतर एक बार फिर एक गहरा नेतृत्व संकट पैदा कर दिया। भाग 5, नेतृत्व का संकट, बोस बनाम गांधी। आजादी के इस अंतिम दौर की ओर बढ़ते हुए हम पार्टी के भीतर एक बहुत ही तीव्र वैचारिक जंग को देखते हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में बेहद करिश्माई और युवा नेता सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। बोस अपने साथ एक पूरी तरह से नया और कहीं अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण लेकर आए। अध्यक्ष के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने गहरे प्रभाव छोड़े। इनमें सबसे प्रमुख था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना, जो भारत के भविष्य के औद्योगिकरण के लिए बहुत अहम कदम था। लेकिन असली राजनीतिक संकट आया 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। बोस ने चुनाव लड़ा और गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा भी दिया।
हालांकि बोस चुनाव जीत गए थे, लेकिन पार्टी के भीतर वैचारिक दूरियां इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का समर्थन नहीं मिल पाया। एक भारी गतिरोध पैदा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बोस को अंततः इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग राजनीतिक संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो अगर हम मुड़कर देखें तो 1885 में कुछ वकीलों और कुलीनों के एक छोटे से विनम्र क्लब से शुरू होकर 1939 तक आते आते ये संस्था कितनी ज्यादा बदल गई थी। इसने सूरत और त्रिपुरी जैसे बड़े विभाजन देखे, गहरे वैचारिक संघर्ष झेले, लेकिन अपने इसी संरचनात्मक विकास के जरिए ये एक ऐसी अजेय जनशक्ति में बदल गई जिसने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। जरा सोचिए किस तरह एक संस्था अपने लोगों की जरूरतों के साथ खुद को बदलती और ढालती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार ऐतिहासिक सफर से हमें आज क्या सीख मिलती है, ये वाकई हम सबके लिए सोचने वाली बात है।